हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। आज हम आपके बीच फिर से दूसरा टॉपिक लेके आ गए हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप का दूसरा टॉपिक है आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला टॉपिक हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक में देखते हैं टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट। कहता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था, राजा महाराजाओं का चलता था, जिसका जितना पावर था उतना क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेता था। इस वजह से कोई नेशन स्टेट थे नहीं। राजतंत्र की व्यवस्था थी जो शुरुआत से ही चल रही थी। मोनार्की सिस्टम शुरुआत से ही क्या हो रही थी, चल रही थी। तो इस कारण से उस समय तक कोई नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। लेकिन जितने जगहों पे लोग कब्जा करते थे राजा महाराजा, उसमें भी सोसाइटी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। मैंने यहाँ पे बांट दिया। फर्स्ट में दिया है एरिस्टोक्रेसी, दूसरा में दिया है पीजेंट्री, थर्ड में दिया है द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी वैसे लोग होते थे जो जिन पे पूरे समाज में उन्हीं का पूरा जमीन पे मालिकाना हक हुआ करता था। पूरे जमीन पे क्या होना पड़ता था, मालिकाना। आप ऐसे लोगों को उच्च पद पे बोल सकते हैं, अमीर लोग भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में कुलीन वर्ग भी बोलते हैं। इस टाइप के लोगों का समाज में सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे काफ़ी बोलबाला हुआ करता था। दूसरा पॉइंट है शहर में इन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा बंगला होता था। गांव में तो जानते ही हैं कि बहुत सारा ज़मीन का मालिकाना होता था, और शहर में भी बड़े बड़े बंगले हुए करते थे। एक चीज़ इसमें कमी थी कि इन लोगों की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। इन लोगों की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन इस टाइप के लोग जिस भी क्षेत्र में पाए जाते थे, उनके रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, सब इस टाइप के लोगों से मिलता जुलता था। इसी कारण से इन लोगों में आपस में क्या होती थी, तालमेल बनी रहती थी। ये कहीं भी रहे लेकिन फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। इस टाइप के लोग कहीं भी रहे फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। दो चीज़ हो गई। अब इसमें एक चीज़ है कि ये एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग थे अपने समुदाय, अपने उच्च वर्ग में ही शादी विवाह का प्रपोजल करते थे। अपने से ही उच्च वर्ग में ये शादी विवाहोत्तर संबंध भी स्थापित करते थे। इन लोग लेस पॉपुलेशन तो साथ में था ही था। दूसरा था डोमिनेट करना। समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको हमेशा अपने से नीचे बना के रखना। एंड लास्ट पॉइंट है ऑल राइट्स। लास्ट पॉइंट है ऑल राइट। इनके पास पूरा अधिकार होता था। किसी भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन लोगों के पास क्या होता था, अधिकार हुआ करता था। इनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर लोग काम करते थे, गरीब लोग। उसके बाद दूसरा टाइप है पीजेंट्री। जैसे कि हम इसको, मैंने बोला कि आप इसको अमीर टाइप के भी लोग बोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आप इसको पीजेंट्री, किसान वर्ग आते हैं, आप इसको गरीब टाइप में भी कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें है लो क्लास लैंडलेस। इसमें है लो क्लास लैंडलेस। इस टाइप के लोगों में जमीन लैंडलेस होते थे, बहुत लो क्लास टाइप के व्यक्ति होते थे। बट मोर पॉपुलेशन, और इन लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं हुआ करते थे। इन लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो इन दोनों में यही अंतर था। ये गरीब तबके के लोग थे, हमेशा इनसे डर के समाज में रहा करते थे। लेकिन अब उसी बीच, उसी दौरान जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, एक नए वर्ग का जन्म हुआ, एक नए वर्ग का उदय हुआ, द न्यू मिडिल क्लास। द न्यू मिडिल क्लास में ऐसे लोग आते थे जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, एजुकेटेड पॉपुलेशन हुआ करते थे। तो आप सिंपल सी बात है कि जिस समाज में एजुकेशन, शिक्षा का योगदान सबसे ज़्यादा होगा, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अच्छी होगी। तो इन्हीं लोगों के वर्ग के आने के कारण एक बार फिर से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जोरों शोरों से शुरू हुई। नेशनलिज्म बढ़ना शुरू हुआ। किन लोगों के आने से, डॉक्टर लोगों के आने से, टीचर लोगों के आने से, बड़े बड़े इंडस्ट्री। ऐसा का क्यों हुआ, क्योंकि इस समय आते आते मार्केट में उद्योग धंधे अच्छे स्तर पे शुरू हो गए थे। मार्केट शुरू हो गई थी, लोगों में व्यवसाय बढ़ने लगा था, तो दिमाग भी खुलने शुरू हो गए थे। इस वजह से इस लोगों को तब जाके एहसास हुआ कि अब हम लोगों को ये जो राजतंत्र की व्यवस्था है इससे निकलने की ज़रूरत है।
इससे क्या है, निकलने की जरूरत है। किस किस वर्ग के कारण, द न्यू मिडिल क्लास के कारण, जिसमें शिक्षित लोग सबसे ज्यादा थे, जिसमें शिक्षित लोग सबसे ज्यादा थे। खास करके ऐसे लोगों के आने से क्या हुआ, उद्योग धंधे काफी बढ़ने सड़ने लगे, व्यावसायिक बाजार में उत्पादन ज्यादा शुरू हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि इस समूहों में एक एकता, यूनिटी आई। क्या आई, यूनिटी आई। इस यूनिटी के कारण लिबरल नेशनलिज्म का जन्म हुआ। लिबरल नेशनलिज्म का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस वर्ग के कारण ही एक बार फिर से पूरे यूरोप में राष्ट्रीय एकता की भावना जोरों शोरों से क्या हुई, प्रबल हुई। अब देखते हैं कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म है, इन लोगों का क्या क्या डिमांड था। ये सब कहानियां 1815 से पहले, जिस समय अब कहता है कि इन लोगों का डिमांड था कि जो भी कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी के जो लोग हैं, उनको जो भी सहूलियत दी गई है उस सब चीज़ को समाप्त किया जाए। यानी इन लोगों को बाय बर्थ जो भी फैसिलिटी मिला हुआ है वो खत्म हो जाना चाहिए। इनका जो प्रभाव है समाज में वो खत्म होना है, सब इक्वल। मतलब कि इन लोगों का डिमांड था पहला, गवर्नमेंट बाय कांस्टेंट, यानी कि जो भी सरकारें बने, इन लोगों का एक नेशन बनाने का डिमांड। चूंकि राष्ट्रीय एकता प्रबल हो रही थी तो इन लोगों का एक मन में सोच था कि एक नेशन स्टेट बनाने का। कि क्या, नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट बनाने के लिए उन लोगों का डिमांड था गवर्नमेंट बाय कांस्टेंट, मतलब हमारे द्वारा ही सरकार बने। जैसे कि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के सरकार बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार। तो लिबरल नेशनलिज्म आने के कारण कहीं ना कहीं मोनार्की जो सिस्टम था उसका अंत आते चला गया। अंत एक तरह से समझिए कि अंत आ ही गया था। और इन लोगों का डिमांड था कि हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाएं, हम अपने हिसाब से क्या चलाएं, गवर्नमेंट को चलाएं। तो गवर्नमेंट बाय कांस्टेंट पहला पॉइंट है, आप इसको नोट करते चले, बाद में हम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देंगे। उसके बाद इनका एक और भी थॉट था, विचारधारा था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि जो भी कानून बने उसमें सब लोग एक समान आए, सब लोग क्या आए, एक समान आए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल फ्रीडम, सभी के लिए समान रूप से स्वतंत्रता, सभी के लिए समान रूप से स्वतंत्रता। तो ये लिबरल नेशनलिज्म की ये देन थी। इन लोगों ने मार्केट में आना जाना, फ्रीडम, मार्केट में जो भी बैरियर है उसको स्वतंत्र करने की भी मांग करते रहे इन लोगों से। और इन्हीं लोगों के द्वारा पर्सिया एक नेशन नहीं, उस समय पर्सिया जो देश थी बोल सकते हैं, उसके ही तौर पे जोलेब्रीन का निर्माण किया गया। जोलेब्रीन का निर्माण किया गया 1834 में, जिसको आप कस्टम यूनियन के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप कस्टम यूनियन के नाम से भी जानते हैं। अब सिंपल सी बात है कि कस्टम यूनियन है क्या। तो कस्टम यूनियन क्या है कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लिबरल लोगों ने क्या किया कि मार्केट में ट्रेड से रिलेटेड जो भी बैरियर थे, ट्रेड से रिलेटेड जो भी बैरियर थे उसको दूर करने का एक संस्था बनाया, जिसको कस्टम यूनियन बोल लीजिए या जोलेब्रीन बोल लीजिए। 1834 में बनाया गया। इसके अनुसार जो भी ट्रेड में बाधाएं थी उसको दूर किया गया। एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर, एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर, खास करके एबोलिश्ड 28 ऑफ 30 करेंसी। नेपोलियन के समय में क्या हुआ था कि जर्मन के कुछ जगहों में 30 करेंसी चालू कर दिया गया था अलग अलग, क्योंकि उस समय काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी। और नेपोलियन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि उसने जो भी किया हो फ्रांस के लिए, लेकिन कुछ अच्छे चीज़ भी किए थे। तो अच्छे चीज़ जो किए थे, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए छोटे छोटे कस्बों में जो इलाका था, पहले तो इलाका में कब्जा हुआ करता था, तो वहाँ करेंसी का निर्माण कर दिया गया था ताकि ट्रेड करने में आसानी हो। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद करेंसी बदल जाता था, टैक्स बदल जाते थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इस संस्था को तो 30 में से 28 करेंसी को वापस ले लिया गया और 2 करेंसी बचा। इसको अक्सर मोस्टली जर्मन स्टेट में काफ़ी लागू किया गया, बहुत सारे तो लागू किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म के आने के बाद मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया और एक डेमोक्रेटिक की ओर आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन अब देखते हैं, ये तो था उससे पहले की बात, यह है एक प्रकार का आइडियोलॉजी,
लिबरल नेशनलिज्म का। दूसरा जो आइडियोलॉजी होगा वो होगा कंजर्वेटिज्म का। किसका होगा? मैंने क्लास 9th में भी आपको बता ही रखा है कि लिबरल थाउट आइडियोलॉजी और कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उदारवादी और रूढ़िवादी। तो कंजर्वेटिव जो थे इसकी कहानी शुरू होती है 1815 के बाद। 1815 के बाद ही क्यों? तो 1815 में ही ना वाटरलू युद्ध हुआ था नेपोलियन से, जहाँ पे नेपोलियन हार गया था। जहाँ पे 1815 में रूस, ब्रिटेन, रसिया इस सब ताकत ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। बाद में यूरोप की सरकार फिर से नेपोलियन को हराने के बाद से जो रूढ़िवाद मोनार्की जो सिस्टम थी उसको लागू करना चाहता था। उनका मतलब था, उनको ऐसा मानना था, कंजर्वेटिव बिलीव्स दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हेरिटेज, प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो जो कंजर्वेटिव लोग थे उनका मानना था कि जैसे नेपोलियन हार गया, नेपोलियन जब हार गया तो फिर से मोनार्की सिस्टम में जो भी सुविधा है उसको फिर से लागू करना, फिर से क्या करना, फिर से लागू। उनका ऐसा मानना था, मैंने बताया, उनका ऐसा मानना था कि समाज में और परंपरागत संस्थानों में संरक्षण जरूरी है। सामाजिक ढांचा, राजतंत्र, चर्च, परिवार, संपत्ति, इसको बचा के रखना उनकी जिम्मेदारी है। बट उसमें से ज़्यादातर ऐसे लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि नेपोलियन ने जो भी आर्थिक क्षेत्र में जो भी सुधार किए हैं उसको भी साथ में लेके चलना चाहिए, उसको भी साथ में लेके क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो दो तरह के लोग इसमें भी बन गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि नेपोलियन की बात को कुछ को रख कर आगे बढ़ा जाए, तो उस चीज़ को आगे लेके चला गया और फिर से इस थाउट से मोनार्की सिस्टम को राजतंत्र में बनाने का एक प्रमुख बल मिला। तो ये कंजर्वेटिव का थाउट था। इसमें से एक पॉइंट और बात है, लिबरल नेशनलिज्म में जब ये ट्रेड बैरियर्स की हम बात करते हैं तो एक चीज़ और बनाया गया था कि रेलवे नेटवर्क का प्रसार किया गया था ताकि मार्केटिंग ज़बरदस्त हो सके, मार्केटिंग क्या हो सके, ज़बरदस्त हो सके। तो यहीं पे एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, रेलवे नेटवर्क को जोड़ दिया गया था। रेलवे नेटवर्क को क्या किया गया था, जोड़। तो ये था इसका आइडियोलॉजी। मैंने कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 के बाद आपको बता ही दिया। अब है ट्रीटी ऑफ वियना। मैंने पहले फर्स्ट टॉपिक में ही आपको ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में अधिकांश बातें बता दी थी, फिर भी आपको एक बार और रिकॉल कर देंगे। ट्रीटी ऑफ वियना के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। इस मीटिंग को बुलाने का एक कारण था, इसलिए एक ही कारण था। इस कारण का मतलब ये था कि नेपोलियन के काल में जो भी चीज़ हुआ था, नेपोलियन के काल में जो भी अधिकांश चीज़ हुए थे उसको बदल देना। नेपोलियन ने जो भी चीज़ किया था उसको बदल देना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अब इस संधि के अनुसार कुछ कदम उठाए गए हैं। इस संधि के अनुसार जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको बता दिया था, फिर भी हम आपको एक चीज़ बताए थे। नेपोलियन जब आया था तो फ्रांस में बर्मन डिनेस्टी का साम्राज्य था, उसको उसने हटा दिया था। तो नेपोलियन जब नेपोलियन चला गया तो फिर से इस लोगों ने मिलके बर्मन डिनेस्टी को लागू कर दिया। तो ट्रीटी ऑफ वियना में ये एक मुख्य बातें थे। एक और बात थी कि जो भी नेपोलियन ने लागू किया उसको फिर से बदलाव कर दिया, वो थी। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो भी चीज़ नेपोलियन से इन लोगों को वापस में मिला था आपस में बांट लिया गया। मैंने प्रीवियस टॉपिक में बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। एक चीज़ इन लोगों के मन में ये भी थी कि बाद में फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस एक बार फिर से हम पे हमला ना कर दे, इसलिए क्या किया इन्होंने, फ्रांस के बीच में छोटे छोटे साम्राज्य बढ़ाने, छोटा छोटा स्टेट बनाने की कोशिश की। उत्तर में नीदरलैंड स्थापित किया, दक्षिण में जेनेवा में पिगमेंट से जोड़ दिया गया। ये सब चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था। एक चीज़ और बात थी कि नेपोलियन ने जो 19 जर्मन जगहों पे कब्जा किया था, संगठन बनाया था, उसमें इन लोगों ने मतलब ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ट्रीटी में जो लोग शामिल, उन लोगों ने कोई बदलाव नहीं किया था। तो ये एक अच्छी बात थी। तो ये था। और एक चीज़ और है कि कंजर्वेटिव जो लोग थे वो लोग
अपना विरोध बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ कोई भी लोग आवाज़ उठाते थे तो वो लोग उसके लिए एक कानून सेंसरशिप ला दिए थे, उस कानून व्यवस्था के बीच में अगर आप कुछ करते तो उसके लिए आपको दंड का प्रावधान किया गया था। तो ये सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया। ये सारा टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आता है। एक तीसरा टॉपिक हम लेके बहुत जल्द आएंगे, तो एक बार फर्दर जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। 18वीं शताब्दी तक कोई नेशन स्टेट नहीं होता था, सिंपल सी बात है, नहीं था, क्योंकि उस समय जिसके पास जितना पावर हो वो दूसरे जगहों पे जाके कब्जा कर लेता, ये सब होता था। उसके बाद समाज 3 भागों में था, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंटी, द न्यू मिडिल क्लास। इसी के कारण लिबरल नेशनलिज्म का जन्म हुआ और यहीं से फिर से एक बार राष्ट्रीय एकता की बात उत्पन्न हुई। ये सारे चीज़ों को मैंने देखा, लिबरल का थॉट कैसा था, इसकी आइडियोलॉजी कैसी थी, कंजर्वेटिव क्या सोचते थे 1815 के बाद। तो ये सारे चीज़ों का मैंने आपको एक तालमेल बताने की कोशिश की है। आई होप मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी अब नहीं छूटा होगा। मेन चीज पॉइंट है, आप इसको अच्छे से, ये पूछा जाता है, ये VVI है आपका, आप इसको एक बार कवर कर ले। ये भी VVI है, पूछा जाएगा, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। और न्यू मिडिल क्लास के कारण और ये जोवेलिन, इसको भी आप देख सकते हैं। इस सारे चीज़ को देख लीजिए। कस्टम यूनियन को ही जोवेलिन कहा जाता है। ये सारे जो पॉइंट है इसको एक अच्छे से आप देख लें। इसका एक अच्छा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। अब बहुत जल्द हम इसका 3rd टॉपिक लेके आएंगे और वहाँ पे हम बताएंगे कि रिवोल्यूशनरीज में क्या हुआ था। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।